हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम आपके बीच एसएसटी का हिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर लेके आ गए हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो मैंने आपको बोर्ड पे प्रिंट कर दिया है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलिंग द नेशंस एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये टोटल 6 टॉपिक को हम इस नेशनलिज्म इन यूरोप में कवर करेंगे। उसको कवर करने से पहले एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, मैंने इनका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो 1848 में एक पिक्चर बनाते हैं, कल्पना मात्र पिक्चर बनाते हैं, जिसमें वो दर्शाते हैं उस पिक्चर में कि एक देवी खड़ी हुई है जो पूरे दुनिया में आज़ादी का मिसाल पेश कर रही है। आज़ादी का मिसाल पेश कर रही है, जो पूरा दुनिया मोनारिक राजतंत्र में फंसा हुआ है, राजतंत्र व्यवस्था में जो पूरा दुनिया फंसा हुआ है, वो एक ऐसे नेशंस की कल्पना कर रहे थे, सपना देख रहे थे कि सारा जो नेशंस हो इस धरती पे, उसमें क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, सोशल हो, रिपब्लिक हो, ऐसा वो सपना देख रहे थे। उस सपने को उन्होंने प्रिंट के माध्यम से दर्शाया है। उस प्रिंट में देख रहे हैं कि ऊपर से देवी के ऊपर से बहुत सारे जीसस क्राइस्ट, फरिश्ते, देवी, ये सब ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हों कि इस दुनिया में जो मोनार्की सिस्टम है उसका खात्मा हो और बहुत जल्द पूरा संसार एक डेमोक्रेटिक नेशंस बन जाए। उस तस्वीर के नीचे आप देख रहे होंगे कि मोनार्की सिस्टम के संस्थाओं का कचरा पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ उस प्रिंट में दिखाया गया है, जो कि सोरियो साहब ने दिखाया था। मात्र ये जो विजन है वो सिर्फ उनका एक कल्पना है, और उस कल्पना मात्र में ये है कि पूरा संसार एक क्या हो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हो। अब वापस हम लोग आ जाते हैं पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस। जैसा कि प्रीवियस 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में कि 1789 तक से पहले तक वहाँ पे क्या था कि मोनार्क शासन चलता था। मतलब कि एक राजतंत्र की व्यवस्था थी पूरे यूरोप में, खास करके फ्रांस की बात अभी चल रही है तो फ्रांस पे। तो जब 1789 में फ्रांस क्रांति शुरू हुई तो वहाँ से पहली बार ऐसा लगा लोगों के मन में, एक फीलिंग आई, जस्ट ए फील, कि अब हम लोगों को आज़ाद हो जाना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। तभी अचानक से उन सारे लोगों के मन में, यूरोप वासी के मन में, फ्रांस वासी के मन में एक नेशनलिज्म की भावना प्रबल हुई, आने लगी। राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, आगे चल के इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं कि सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ 1789, उसके बाद ही पहला एक्सप्रेशन देखने को मिला राष्ट्रवाद का। तो अब क्या है कि उस समय जब ये फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो लोगों के मन में सबसे पहली बात उखड़ के ये आई उस क्रांति से कि जो भी यहाँ पे मोनार्क सिस्टम है, राजतंत्र की व्यवस्था है, अब उसको हटा देना है। अब उसको क्या करना है, हटा देना है। फ्रेंच पीपुल डिमांडेड एबोलिश ऑफ मोनार्की। जितने सारे लोग थे उसको हटाने के लिए तैयार हो गए, उखाड़ फेंकने के लिए उस सत्ता को, राजतंत्र की सत्ता को तैयार हो गए। एंड एस्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी, और वो लोग चाहने लगे कि अब यह जो देश है वो क्या हो जाए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। यहाँ तक ये सोच प्रबल हो गई, आइडियोलॉजी आ गई। उसके बाद देखते हैं इस आइडियोलॉजी आने के बाद जो मेजर चेंजेज आए फ्रांस में, जो मेजर चेंजेज आए और जिसका पूरा व्यापक असर पूरे यूरोप पे पड़ा। चलिए देखते हैं major changes during the French Revolution. First, La Patrie and the Les Citoyens emphasized united community and equal rights. यहाँ पे दो वर्ड है, La Patrie and the Les Citoyens। यहाँ पे La Patrie का मतलब होता है फादरलैंड। जैसे अपने इंडिया में हम लोग मदरलैंड बोलते हैं, उसी प्रकार वहाँ यूरोप में फादरलैंड। और यहाँ पे दूसरा वर्ड है सिटियन, इसका मतलब होता है सिटीजन, मतलब कि नागरिक। यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स, मतलब कि लोगों को, कम्युनिटी को एक करना और सभी को समान अधिकार देने पे बल दिया गया। पहला मेजर चेंज आया फ्रांस की क्रांति के बाद। दूसरा, जब उनको लगा कि हम लोग डेमोक्रेटिक बन जाएंगे तो जो भी सत्ता की ताकतें थी, पावर थी, वो अब आम आदमी के हाथ में आ गया, कॉमन पीपुल के हाथ में आ गया। कैसे? पावर ट्रांसफर फ्रॉम
मोनेरेक टू कॉमन पीपुल। पहले मोनेरेक का शासन था, अब डेमोक्रेटिक हुआ। तो डेमोक्रेटिक में तो जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा वोट करके भेजा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनेरेक टू कॉमन पीपुल। डेमोक्रेटिक बनने के बाद सत्ता की जो चाबी है आम आदमी के हाथ में चली गई। सत्ता की जो चाबी है आम आदमी के हाथ में चली गई। अब जब डेमोक्रेटिक बनने की ओर आगे बढ़ रहे थे तो एक नया बात प्रबल हो रहा था, न्यू फ्लैग। आपको पता होगा कि हर एक नेशंस के पास अपना एक फ्लैग होता है, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक बनने के साथ ही इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू फ्लैग, नया झंडा बनाना शुरू किया। उसके बाद फ्रेंच बिकम ए नेशनल लैंग्वेज। मोनेरेक के शासनकाल में क्या था कि छोटा छोटा प्रांत होता था, कस्बा होता था, और वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती, जैसे पोलिशी, गाइबिया, गाइसिया। इस सब चीज़ को एक करके एक लैंग्वेज लाया गया, फ्रेंच। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद है नेशनल लैंग्वेज के बाद क्या अडॉप्ट किया गया, न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज एंड ऑथ टेकेंस। अब राष्ट्र के लिए, नेशंस के लिए एक प्रकार का सॉन्ग बनाया गया, गीत बनाया गया, जैसे कि हम अपने इंडिया में देखते हैं, हमारे यहाँ भी है जनगण मन, ठीक उसी प्रकार वो अपने राष्ट्र के लिए, फ्रांस के लिए एक गीत तैयार किया गया। और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी कि अब वो डेमोक्रेटिक बन चुका था, तो अब वहाँ पे जो भी सरकार में, संस्थाएं में लोग हो, उनके लिए शपथ दिलाने का काम हुआ, ऑथ टेकन। उसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे उसको इलेक्ट किया जाता था, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपुल। जैसे हम लोग अपने यहाँ एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार वो लोग भी स्टेट जनरल चुनने लगे, कॉमन पीपुल। और बाद में अपने पार्लियामेंट का नाम चेंज किया और नेशनल असेंबली घोषित किया। क्या किया? नेशनल असेंबली घोषित किया। उसके बाद है और क्या क्या चेंजेस आए। मोनेरेक के शासनकाल में क्या होता था, कस्टम ड्यूटीज हर इलाके में अलग अलग थे, उस चीज़ को मिटाया गया, उस बैरियर को दूर किया गया। आप जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे, हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ 1 केजी गेहूं का कीमत कुछ और है, आगे चले गए तो वहाँ पे कुछ और हो गया, मतलब कि टैक्स अलग अलग। उस चीज़ को दूर करके एक चीज़ किया गया, एक और चीज़ किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। नाप तौल की जो व्यवस्था है उसको सही की गई। कहीं पे 800 ग्राम को 1 किलोग्राम बना दिया जाता था, 1 किलोग्राम को 700 ग्राम। तो इस चीज़ जो मोनेरेक सिस्टम में गड़बड़ थी उसको डेमोक्रेटिक होने के बाद सही किया गया। उसके बाद जब ये सोच, ये आइडियोलॉजी आ गई कि अब हम लोग को मोनेरेक सिस्टम से बाहर आ जाना है, तो बहुत मिडिल क्लास के लोग, स्टूडेंट लोग, टीचर लोग एक संस्था का निर्माण किए जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। इसका मतलब ये जैकोबिन क्लब का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि जो हमारा फ्रीडम, डेमोक्रेटिक का जो आइडियोलॉजी है इसको फैलाया जा सके, यहाँ तक कि फ्रांस से बाहर भी, यहाँ तक कि फ्रांस से बाहर यूरोप के विभिन्न कंट्रीज में। इसलिए जैकोबिन क्लब का निर्माण किया गया। और इस जैकोबिन क्लब के द्वारा निर्माण करने के बाद जो भी इसकी एक्टिविटीज़ थी वो फ्रेंच आर्मी के द्वारा पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुंचाया गया, खास करके बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच पार्ट ऑफ इटली 79 तक। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब नया थाउट आ रहा था, न्यू आइडियोलॉजी आ रही थी नेशनलिज्म के लिए, और डेमोक्रेटिक जब कंट्री बन गया तो ये सब चीज़ मेजर चेंजेस उसमें आए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पॉइंट को आप हमें अवश्य याद कर लें। इस पॉइंट को आप अवश्य याद रखें कि कब स्टार्ट हुआ था। 1789 से पहले मोनेरेक शासन था, उसके बाद डेमोक्रेटिक हुआ। अब इस सारे चेंजेस के बाद जैसे तैसे तो कंट्री बन गई, आगे बढ़ रही थी। इसका फायदा नेपोलियन ने कैसे उठाया, हम सेकंड पार्ट में नहीं, अभी जस्ट इसको क्लियर करने जा रहे हैं। आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें कि उस समय तक 10 साल तक, लगभग 1789 के 10 साल तक फ्रांस में डेमोक्रेटिक का शासन चला, वहाँ के लोगों के द्वारा चलाया गया। उसके 10 साल के बाद उस सारे जगहों पे 10 साल के बाद सारे जगहों पे 1799
यानी 10 साल डेमोक्रेटिक कंट्री चलने के बाद एक बार नेपोलियन जो है वहाँ के शासन को अपने हाथ में ले लेता है, पूरा पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले लेता है। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री था वो कुछ नेपोलियन के आते ही बर्बाद हो जाता है। नेपोलियन के आते ही बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन वहाँ पे अपना शासन जमा लेता है, अपना डिक्टेटरशिप, वो अपना रूल एंड रेगुलेशन चालू कर देता है। किंतु फ्रांस में ही नहीं, उसके आने के बाद वो फ्रांस के बाहर भी पहुँचता है। लेकिन फ्रांस में पहले उसने क्या किया उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो 1799 में नेपोलियन साइज पॉलिटिकल पावर, नेपोलियन साइज पॉलिटिकल यानी कि नेपोलियन पूरे फ्रांस पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन कोड। उसके 5 साल बाद नेपोलियन के आने के ठीक 5 साल बाद 1804 में वो अपना रूल एंड रेगुलेशंस लाता है, जिसको सिविल कोड बोलते हैं या फिर नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान रखें। सिविल कोड 1804 उसमें क्या क्या चीज थी उस चीजों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस में जो जन्म से ही जो अधिकार दिए जाते हैं, जन्मजात जो अधिकार होते हैं, बाय बर्थ कुछ राइट जो मिले होते हैं, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, फिर मैंने आपको बता दिया। दूसरा, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। रूल जो है यानी कि समाज के हर वर्ग में जो भी इंसान हो सबके लिए कानून बराबर है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। उसके आने पे सिर्फ अपना शासन जमाया, लेकिन उसने बहुत अच्छा भी काम किया। ऐसा नहीं कि आया और पूरा डेमोक्रेटिक ध्वस्त हो गया और जैसे तैसे, बहुत सारे अच्छे भी काम किए। उसमें से कुछ काम थे, मैंने बताया कि बाय बर्थ जो आपको अधिकार मिला उसको खत्म कर दिया गया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार दिया। जैसे अपने यहाँ पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, बाद में विड्रॉ कर लिया गया, आपको मैंने बताया ही है। उसके बाद है, पहले हम लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी पता है ना क्या था, फंडामेंटल राइट था, जिसको घटा लिया गया है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फेडरल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। गुलामी प्रथा, जमींदारी प्रथा जो होती थी उसको नेपोलियन ने हटाया, ये बहुत अच्छी बात थी। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफ्रॉन, बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ जो किसान लोग फंस जाते थे मजदूरी करने के लिए, उससे छुटकारा मिलाया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, ट्रेड करने में जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, प्रतियां आती थी, बैरियर आती थी, उस चीज को नष्ट किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, रोड को सही किया, संचार व्यवस्था को सही किया। ये सब कुछ ऐसे कदम थे जो फ्रांस के इकोनॉमिक कॉरिडोर को बेहतर बना सकते थे, बनाए थे। ये सब नेपोलियन के द्वारा उठाया हुआ बहुत अच्छे कदम थे। इतना तक पहुंचने में नेपोलियन जो है जर्मनी के बहुत सारे इलाकों पे अपना कब्जा कर लेता है, फ्रांस के बाहर बहुत सारे इलाकों पे अपना कब्जा कर लेता है। और तो फ्रांस के अंदर ये सब नियम लगता है। फ्रांस जहाँ जहाँ कब्जा किया इसने लगभग 40-39 स्टेट में, वहाँ भी ये नियम लागू होता है। फ्रांस में कुछ लोगों को ये सारे नियम पसंद आए। फ्रांस के बाहर वैसे जगह पे जहाँ पे इसने कब्जा किया था वहाँ पे कुछ लोगों को पसंद भी आया और कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आया। जो बात पसंद नहीं आया उनमें से एक था इंक्रीज टैक्स। उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड, अगर कोई व्यक्ति नेपोलियन के खिलाफ किताब के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, गाना गा के अगर उसके खिलाफ कोई दुष्प्रचार करता था या उसके विरोध में कोई अगर बोलता था तो उसके लिए सेंसरशिप लगा दिया गया। दूसरा, ये सब कुछ ऐसे तथ्य थे जो लोगों को पसंद नहीं आए, विरोध भी शुरू हुआ, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, ये क्यों? जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के फ्रांस की सेना में लाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जब तक रहा फ्रांस के बाहर अपना साम्राज्य का विस्तार करते रहा, और साम्राज्य विस्तार करने के लिए आपको पता है सेना की आवश्यकता होती है, इसलिए पकड़ पकड़ के लोगों को फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करवाता रहा। तो ये सब बात, तो ये जो ऊपर के कुछ पॉइंट्स हैं ये नेपोलियन के द्वारा उठाया हुआ
पॉजिटिव कदम है। क्या है? पॉजिटिव कदम है। और ये कुछ उसके नेगेटिव कदम है। क्या है? नेगेटिव थॉट्स। तो ये कुछ आइडियोलॉजी है। तो यही नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है या फिर सिविल कोड के नाम से जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए डिस्क्राइब द नेपोलियन कोड या सिविल कोड, तो ये सब बात आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे नेपोलियन का पॉलिटिकल पावर दूसरे सिटीज में पहुंचते रहा, दूसरे नेशन तक पहुंचते रहा। तो जो आसपास के नेशंस थे जैसे कि प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग को भाई टेंशन हो गई, ये धीरे धीरे अपना विस्तार करके पहुंच गया है और कहीं मेरे इलाका में ना पहुंच जाए, इसलिए कुछ देशों ने मिलके नेपोलियन के साथ लड़ाई शुरू कर दी। उसी को बोला जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ वाटरलू, जो 1815 में लड़ा गया था। इस डेट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे डेट्स। बैटल ऑफ वाटरलू बिटवीन नेपोलियंस एंड पर्शिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये सारे देश मिलके नेपोलियन के साथ लड़े थे, जिस युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। जिस युद्ध में क्या हो जाती है? नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन के हार के साथ ही नेपोलियन ने जो भी फ्रांस के बाहर जो भी चीज़ पे कब्जा किया था वो उसके हाथों से निकल जाता है, उसके हाथों से निकल जाता है। और जब नेपोलियन के हार के बाद ये सारे देश ने मिलके एक संधि बनाई, इस सारे देश ने मिलके एक संधि बनाई, ट्रीटी बनाई, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, ये भी 1815, आप इसको याद रखें, 1815। ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत ये सारे देश जो नेपोलियन को हराए थे, इन्होंने जो कब्जा नेपोलियन से वापस लिया गया उस हिस्सों को आपस में बांट लिए हैं। रसिया पोलैंड का कुछ पार्ट ले लेता है, ऑस्ट्रेलिया पार्ट्स ऑफ इटली ले लेता है, रसिया पार्ट्स ऑफ सैक्सोनी ले लेता है, नॉर्थ में नीदरलैंड साम्राज्य बेल्जियम से जो मिलता जुलता है उसको बढ़ाया जाता है, साउथ में जेनेवा को ऐड किया जाता है पार्लियामेंट से। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना के कुछ पॉइंट्स हैं। आगे हम ट्रीटी ऑफ वियना को और अच्छे से बताएंगे। तो आज के टॉपिक में द फ्रेंच ऑफ रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन में ये सारे तथ्य थे जो मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की। अगर एक दो पॉइंट छूट गया हो तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई पॉइंट अभी तक यहाँ पे छूटा नहीं है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, आप उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि फ्रांस की डेमोक्रेटिक को नेपोलियन के द्वारा कब डिस्ट्रॉय किया गया। तो 1799 में नेपोलियन ने कौन कौन से नियम बनाए, उस चीज़ को आप अच्छे से फ्रेम कर लीजिएगा। उसके ये पॉजिटिव असर है और ये लास्ट के 3 नेगेटिव पॉइंट्स है। उसके बाद जब इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था तो कुछ अलग नेशंस के लोग इसके प्रभाव से व्याकुल हो उठे, डर गए, फेयर आ गया उनमें, तो उन्होंने नेपोलियन के साथ युद्ध किया। उसके बाद वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, जहाँ पे नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हार के बाद नेपोलियन ने जो भी जगहों पे कब्जा किया था क्षेत्रों पे, वो उसके हाथ से निकल जाता है। और हार के बाद ये सारे देश मिलके एक ट्रीटी साइन करते हैं जो मैंने आपको बताया, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ हिस्से हैं जो आपस में बांट लिए जाते हैं। इसके बारे में और डिटेल से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।